हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पशु परिचय भर्ती के अंतर्गत दिन विज्ञान में रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ विजिट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये संपूर्ण नोट्स है वो एनसीईआरटी बुकों से बनाई गई है, ठीक है ना। और यदि एग्जाम के अंदर प्रश्न वो एनसीईआरटी बुकों से बनता है तो इन नोट्स में प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, लोहे की वस्तुओं पर आदर वायु में खुला छोड़ दें, जबकि लोहे वस्तु है ना जो आदर वायु में खुला छोड़ दें उस पर एक परत जम जाती है। अंगूर का किण्वन होना है, भोजन का पकाना है और भोजन का पाचन भी होता है, सांस लेना है, मैग्नीशियम फीते का देन होता है। अर्थात जिसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है वे रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अवस्था में परिवर्तन में रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है या ताप में परिवर्तन भी होता है। इन सभी कारकों से पता चलता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें दो कारक महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो अभिकारक है, एक है उत्पाद। अभिकारक को मतलब कहते हैं क्रियाकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे कहलाते हैं अभिकारक, ठीक है। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है वे कहलाते हैं उत्पाद। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि अभिकारक के रासायनिक अभिक्रिया में लेते हैं भाग, यानी कि ये होता है अभिकारक। और जिसका उत्पाद या निर्माण हुआ है यानी वह कहलाता है उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व व यौगिकों को सूत्र तथा संकेतों के रूप में निरूपित करने पर प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो तत्व या यौगिक है ना उनको सूत्रों या संकेतों के रूप में जो निरूपित करते हैं उसको कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे देखो MgO + O2 इसमें बनता है MgO, यानी जो ये है एक तरह का रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को LHS यानी कि बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद बनता है ना उसको लिखा जाता है दाईं तरफ। जैसे यह है LH जो कि अभिकारक जो क्रियाकारक में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है, ठीक है, या क्रियाकारक कहलाता है। और जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है जो कि RH यानी कि दाईं तरफ लिखा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर या समान होती है वो कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखो कि Mg + O2 में MgO बनता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 2 करना जरूरी है, तो ये कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। Zn है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है तो ये ZnSO4 + H2 बनता है। इसमें H2 2 है तो सही है, तो ठीक है। इसमें Zn 1 है तो ये भी Zn यहाँ पर 1 है और SO4 यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर भी SO4 बराबर है, यानी कि ये भी है संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो समीकरण संतुलित नहीं होती है उसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो MgO + O2 तो ये MgO ये कहलाती है कंकाली रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जो रासायनिक समीकरण उसको संतुलित करते हैं ना वे विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि। अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का चरण, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला बिंदु है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाना चाहिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, यानी कि जब हम संतुलित करते हैं तो बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। अब देखो अगला बिंदु कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट करें। जैसे देखो इधर लिखे तत्व, इधर है अभिकारकों की संख्या और है उत्पादों की संख्या, ठीक है। अभिकारकों में कितने परमाणु है और उत्पादों में कितने परमाणु संख्या इसको एक तरफ लिखना चाहिए, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना चाहिए। जो भी रासायनिक समीकरण है ना उसमें जो जिस तत्व के परमाणु संख्या अधिक है ना उसको सबसे पहले संतुलित करना चाहिए। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 4 दी गई और यहाँ पर दी गई 1, इसलिए पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो तत्व आता है ना उसके बाद उसको संतुलित करना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के बाद आता है फेरम, यानी कि जो कि Ap3 है, इसलिए इसको फेरम को संतुलित करना चाहिए। इसी प्रकार सभी परमाणु की संख्या करना चाहिए संतुलित करके। अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखना जरूरी है। जैसे भी अभिकारक है ना और उत्पाद में जो भौतिक अवस्था है ना उसको लिखना भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे ठोस अवस्था में दर्शा जाता है S से, द्रव्य अवस्था दर्शा जाता है L से। इसी प्रकार से गैसीय अवस्था को G से और जलीय अवस्था को AQ से दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे देखो ApH2O जो कि Ap3O4 बनता है और H2 बनता है, जिसमें Ap है वो S यानी कि इसमें ठोस है और H2O जो कि क्या है गैसीय अवस्था में यानी जल यहाँ पर, और यहाँ पर Ap3O4 है जो ठोस अवस्था में और H2O जो कि यहाँ पर गैसीय अवस्था में है। अगला बिंदु अभिक्रियाओं को ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से लगाकर ऊपर नीचे दर्शाना चाहिए। जैसे COH2 है, इसमें 340 एटमॉस्फेयर तो ये CH3OH बनता है और इनके साथ इनकी अवस्थाओं को भी दर्शाया गया है जो कि इनकी ये भौतिक अवस्थाएं हैं। और एक होता है CO2
जो कि H2O के साथ क्रिया करता है, तो ये इसका ताप है, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल यानी ये है उत्प्रेरक है, ठीक है। तो इसके साथ क्रिया करता है तो ये C6H12O6 और O2 और H2O बनता है। देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया, मतलब इस संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वे कहलाता है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि अभिकारक जो कि मतलब रासायनिक समीकरण के बाएं तरफ होता है वो कहलाता है अभिकारक। जो दो या दो से अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं ना, उसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो CaO + H2 यानी कि ये दो है अभिकारक, ये दोनों मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। और जो उक्त अभिक्रिया है ना, उसमें जो बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ है ना, उस चूने का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और यदि आपको इन सभी सूत्रों को मतलब एक साथ प्राप्त करना है तो आपको एक वीडियो के अंदर पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं और अपने सभी सूत्रों को एक साथ याद कर सकते हैं। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है, ठीक है। यानी कि बुझा हुआ चूना है वो CO2 के साथ है वो धीमी गति से क्रिया करता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट है ना का निर्माण होता है और दीवारों पर चमक आ जाती है। अभिक्रिया के CaO2 यानी कि बुझा हुआ चूना जो कि इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये CO2 के साथ क्रिया करता है तो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में बनाता है H2O और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक तरह का संगमरमर है। ये दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसमें भी जल का निर्माण होता है और एक होता है कोयले निर्माण की अभिक्रिया। ये दोनों ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया अंतर्गत देखो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है कि जो ऊष्मा का त्याग करती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, ये ऊष्मा का त्याग होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो प्राकृतिक गैस उसका दहन होता है ना, तब एक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है। CH4O2 के साथ क्रिया करती है तो ये CO2 और H2O इसके साथ ही ऊष्मा का उत्पन्न भी करती है। ये क्षेपी अभिक्रिया उदाहरण है, तो समस्थानिक अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। और साग सब्जियों में जब किण्वन होता है वो भी एक ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया है और प्राकृतिक गैस दहन होता है ना, वो भी एक ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी कि अभिकारक एक होता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वो कहलाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखो ये अभिकारक एक है, ये दो या दो से उत्पादों में टूट जाता है वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। और FeSO4 ये ऊष्मा में इसका क्रिया होती है ऊष्मा के साथ या ताप देने के साथ, तो Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूट जाती है, जो कि एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और उसमें वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा होने वाली अभिक्रिया को उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो CaCO3 है जो कि इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है, जो कि एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ये एकल उत्पाद है और ये दो उत्पादों में टूट जाता है। इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट के निर्माण में। इसी प्रकार से उसमें वियोजन के अंतर्गत है PbNO3 2H है ना, जो कि ताप देने पर ये बनता है PbONO2 और O2 में टूट जाता है, ठीक है। ये एक तरह का एकल उत्पाद है और यहाँ पर एकल अभिकारक है जो कि दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। विद्युत वियोजन यानी कि वो तो होती है उसमें वियोजन, यानी कि जो वो होती है ऊष्मा के द्वारा और ये होती है विद्युत के द्वारा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण होने के कारण होने वाले अभिक्रिया को कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो H2O को इसके साथ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये H2 और O2 में टूट जाता है, यानी कि एकल अभिकारक है और ये दो उत्पाद में टूट जाता है, जो कि एक वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जो कि प्रकाश के द्वारा या प्रकाश की उपस्थिति में होती है वह कहलाती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रिया कहलाती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे AgCl है वो सूर्य का प्रकाश होता है तो ये Ag और Cl2 में टूट जाती है। इसी प्रकार से AgBr है जो कि सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में Ag और Br में टूट जाती है, यानी कि ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद जो कि दो उत्पादों में टूट जाता है। श्याम सफेद फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि भाई श्याम सफेद फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया उपयोग किया जाता है तो वह किया जाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि उष्मा का जो शोषण करती है यानी उष्मा का अवशोषण करती है, ठीक है, वह कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है या उष्मा को ग्रहण करती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, यानी अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा है प्रकाश है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें N2 और O2 है जो कि NO में मतलब पूर्ण उत्पाद बनता है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये उष्मा बाहर निकलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाई यहाँ पर माइनस चिन्ह यानी कि यहाँ पर ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है।
विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि इसका नाम से स्पष्ट है कि विस्थापन कर देना, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व वो कम क्रियाशील धातु या तत्व को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। जैसे देखो लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जैसे ApCuSO4 है, ये है ना जो कि मतलब Cu को यहाँ से हटा देता है और ApCu का स्थान ले लेता है। जैसे देखो ApSO4 बन जाता है और ये Cu यहाँ से हट जाता है, तो ये अधिक क्रियाशील धातु है Ap, वो कम क्रियाशील धातु है Cu जो कि यहाँ से हट जाती है और ApSO4 का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से Zn में देखो कि CuSO4 जो Zn Cu को हटा देता है और इसके स्थान को स्वयं ले लेता है, तो इसका ZnSO4 का निर्माण हो जाता है या बन जाता है और ये Cu है वो अलग हो जाता है, जो कि एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसका वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। जो अभिकारक कहाँ होते हैं कि अभिक्रिया के बाएं तरफ होते हैं, ठीक है, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे Na2SO4 है जो कि BaCl2 के साथ क्रिया करता है, तो ये Na2 जो कि मतलब BaSO4 के साथ जुड़ जाता है और ये SO4 जो कि Cl के साथ जुड़ जाता है, तो इनके दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें अवक्षेप का बनता है या अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, यानी कि इस अभिक्रिया से एग्जाम में प्रश्न जरूर से जरूर बनता है, ये आता है। उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? उपचयन यानी कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि पदार्थ में ऑक्सीजन तो जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है, तो वहाँ पर उस अभिक्रिया में उपचयन होता है। अभिक्रिया में या जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन जुड़ता है वहाँ पर होता है अपचयन। जैसे देखो उदाहरण C+O2, तो यहाँ पर C के साथ O2 जुड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी इसका अभिक्रिया में उपचयन हुआ है। इसी प्रकार से CuO2 में Cu के साथ O जुड़ा है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, यानी ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पर उपचयन हुआ है। और अपचयन के अंतर्गत देखो कि CuOH2 है, तो यहाँ पर CuO का Cu अपचयन हुआ है। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि CuO जो कि H2O के साथ क्रिया करता है, तो ये Cu और H2O में बना लेता है या बने अभिक्रिया बनती है, ठीक है। जिसमें देखो ये Cu है ना ऑक्सीजन के साथ है, इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, तो यहाँ पर CuO का Cu में अपचयन हुआ, यानी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है। यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो वहाँ पर होता है उपचयन, यानी कि उसका ऑक्सीकरण हुआ, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है H2 के साथ, तो इसका उपचयन हुआ है। MnO2 जो कि HCl के साथ क्रिया करता है, तो MnCl2 H2 और Cl2 बनती है। तो यहाँ पर MnO2 है ना, इसका MnCl2 में अपचयित हुआ है। इसी प्रकार से HCl में Cl2 में उपचयित हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन हटा है यहाँ से, ठीक है। HCl में यहाँ से हाइड्रोजन हटा है और यहाँ पर केवल Cl ही बचा है, तो यहाँ पर इसका अब उपचयित हुआ है। उदाहरण देखो CuO2 है जो कि CuO, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है, यानी कि Cu का CuO में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी, मतलब उसका उपचयन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है जुड़ी हुई है Cu में। इस प्रकार देखो ZNO में जो कि O है ना जो कि हट जाती है और CO के साथ जुड़ जाती है, इसका मतलब यहाँ पर C में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो यानी कि उसका C का है वो CO में उपचयन हुआ है और ZNO का केवल Zn में अपचयन हुआ है। आगे देखो H2S है जो कि O2 के साथ क्रिया करता है, तो H2O और S में परिवर्तित हो जाता है या उसका अभिक्रिया बनती है। तो देखो जो H2N यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ से हट गई है, इसका मतलब हुआ कि भाई H यहाँ से हट रहा है, यानी कि कमी हुई है, तो ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ। तो इस पर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया और द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इस प्रकार हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के टॉपिक के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।